कॉलेज ऑफ नर्सिंग के छात्र छात्राएं हैं। यहाँ पर उपस्थित पूर्व जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान शिरपुर, आशा कार्यकर्ता, एएनएम एवं यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी नीलेश मंगाई सर का हम हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें यहाँ पर ये कार्यक्रम प्रस्तुत करने का मौका दिया। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है और विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर हम आप सभी के सामने नाटक प्रस्तुत करेंगे। हमने टोटल 3 नाटक आपको दिखाने वाले हैं। तो जो हमारा पहला नाटक है उसमें हम आपको ये दिखाएंगे कि जो अप्रशिक्षित यानी कि जो अनट्रेन्ड पर्सन होते हैं, अगर वो डिलीवरी करते हैं तो उससे क्या जटिलताएं आएंगी, और अगर हम इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, जिसको हम संस्थागत डिलीवरी भी कहते हैं, अगर वो कराएंगे तो उसके क्या फायदे होंगे। तो इसमें हमारे पास 2 परिवार हैं। एक परिवार है गोपिका, जिसमें कि वो अप्रशिक्षित लोगों द्वारा घर में डिलीवरी कराते हैं, और दूसरा परिवार है हमारे पास कविता का, जो संस्थागत डिलीवरी कराते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे गोपिका परिवार। वो भी ऐसे लोगों से करवाई जिनको इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। वह अनट्रेन्ड लोग थे और प्रेगनेंसी के दौरान भी उनकी कोई जांचें नहीं करवाई गई। इसके वजह से उन्हें गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ा। अंत में शिशु और माता दोनों की भी मृत्यु हो गई। इसीलिए जब कभी प्रसव पीड़ा होती है तो हमें नजदीकी चिकित्सालयों में जाना चाहिए, और अगर घर पर डिलीवरी करवाते हैं तो ट्रेन दाई से ही करवानी चाहिए, अन्यथा गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे शिशु की मृत्यु हो जाना, माता की मृत्यु हो जाना, योनि से जुड़ी समस्याएं हो जाना, संक्रमण का खतरा होता है और मांसपेशियों में कमजोरियां हो सकती है। बच्चे की पल्स रेट भी कम हो सकती है। आज भी गांव में देखा गया है कि ज़्यादातर जो गर्भवती महिलाएं होती हैं वो घर पर ही प्रायोजित प्रसव का ही विकल्प चुनती हैं, और उनके घर वाले भी इसका समर्थन करते हैं। और जब कभी हम उनको समझाते हैं इस बारे में कि उनको हॉस्पिटल में डिलीवरी करवानी चाहिए, तो वो हमें यह तर्क देते हैं कि नहीं, हमारे ज़माने में भी ऐसा ही होता था, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। लेकिन ये एकदम गलत है। पहले के ज़माने के रहन सहन में और खान पान में और आज के ज़माने के रहन सहन और खान पान में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, और यह बहुत ज़्यादा बड़ा प्रभाव डालता है डिलीवरी के समय। तो इसीलिए हम लोगों को हॉस्पिटल में जाके ही डिलीवरी करवानी चाहिए। अगला दृश्य है कविता के घर का, जिसमें सभी लोग पढ़े लिखे हैं और वो संस्थागत डिलीवरी को ही सपोर्ट करते हैं। आइए देखते हैं। पहला दृश्य है कविता के घर का।
महिला का अत्यधिक खून बह गया था। इसलिए हमें संस्थागत प्रसव का ही चयन करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम अस्पताल में प्रसव करवाते हैं तो उस समय सारे स्वास्थ्य कर्मी वहाँ मौजूद होते हैं, डॉक्टर, नर्सेज, और प्रसव के दौरान जैसे संक्रमण का खतरा रहता है या फिर उसके अलावा खून बह जाने का, जैसे कि हमने नाटक में देखा, तो इन सब चीज़ों को भी नियंत्रण में लाया जा सकता है और इन सब से माँ और बच्चे दोनों की जान बचाई जा सकती है। और साथ में ही जो भी आपातकालीन सुविधाएं हैं, इमरजेंसी जितनी भी सुविधाएं हैं, वो सब हम हॉस्पिटल में सब कुछ मिलती है। और साथ में जो प्रसव है वो पूरे स्वच्छता के साथ करवाया जाता है। और सरकारी योजनाएं, काफ़ी सारी सरकारी योजनाएं जिसके बारे में अभी आपको बताया गया, तो उनके अंतर्गत रहकर वो प्रसव कराया जाता है। महिलाओं को और बच्चे को जो भी पौष्टिक आहार या वो सब भी साथ में दिया जाता है। आवश्यक टीके, दवाइयाँ, ये सब भी उन्हें दी जाती है। इसलिए हमें संस्थागत प्रसव का ही चयन करना चाहिए। लेकिन अगर हम हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाएंगे, वहाँ पे संक्रमण से बचने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर घर में डिलीवरी कराएंगे तो बच्चे को टीके नहीं लग पाएंगे सारे। अगर हम हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाएंगे तो बच्चे को कुछ जैसे टीके होते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस बी होता है, वो 24 घंटे के अंदर अंदर लगना बहुत जरूरी होता है। तो अगर आप हॉस्पिटल में करवाएंगे तो हेपेटाइटिस बी के भी इंजेक्शन लग जाएंगे। तो इस नाटक के माध्यम से हमने यही सीखा। हमारा जो अगला नाटक है वो है कि बच्चे की केयर से रिलेटेड कुछ मिथक हैं और कुछ तथ्य हैं। तो इसके लिए मैं अगले जो नाटक करने वाले हैं उनको यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ। आप इसको 5 दिन तक दवाई दीजिए और फिर 5 दिन बाद इसे जरूर दिखाने लाइएगा। और मैं आपको माता जी स्पेशली आपको बता देती हूँ कि आपको क्या क्या नहीं करना है। सबसे पहले आप लोगों को काजल, टीका या कोई भी मिट्टी वगैरह नए बच्चे पे नहीं लगानी है, इससे बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा, कोई भी घुट्टी, पानी वगैरह आपको बच्चे को नहीं पिलाना है जब तक बच्चा 6 महीने का है। 6 महीने तक आपको बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाना है, उसके अलावा कुछ नहीं देना है, ना दूध, ना घुट्टी, ना कोई दाल का पानी। 6 महीने के बाद आप ये सब शुरू कर सकते हैं, पर माँ के दूध के साथ 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिलाना है, ना कोई घुट्टी पिलानी है, ना ही कुछ और लोग मानते हैं कि बच्चे को पैदा होते ही नहला देना चाहिए, जो कि गलत बात है। बच्चे को 24 से 48 घंटे बाद नहलाना चाहिए, वो भी तब जब डॉक्टर बोले। अगर आपको कोई भी दवाइयाँ, टीके या इंजेक्शन वगैरह बच्चे को लगवाने हैं तो वो आप सिर्फ डॉक्टर की देखरेख में ही लगवाएं। अपनी मर्जी से बच्चे को घर पर ORS, पानी वगैरह कुछ भी ना दें। और लोग मानते हैं कि 6 महीने तक माँ के दूध के साथ बच्चे को और भी कुछ देना चाहिए, या फिर ऊपर का दूध जो आप लोग कहते हैं वो देना चाहिए, क्योंकि बच्चे का पेट नहीं भरता है, ये लोग को मानना होता है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। 6 महीने तक बच्चे की भूख इतनी ही है कि माँ के दूध से उसका पेट भर जाता है। उसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो बच्चे के शारीरिक, मानसिक विकास के लिए बहुत जरूरी होते हैं। दूसरा, लोग मानते हैं कि माँ का जो पहला गाढ़ा दूध होता है उसे फेंक देना चाहिए, ये भी बहुत गलत धारणा है। जो माँ का पहला गाढ़ा दूध होता है उसमें बहुत सारी एंटीबॉडी होती है, उससे क्या होता है, बच्चा बहुत सारे इन्फेक्शन से बचता है, बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ती है, जो कि बच्चे के लिए बहुत जरूरी होता है। धन्यवाद। हमारा जो अगला नाटक है वो टीकाकरण पर आधारित है। तो आइए देखते हैं कि टीकाकरण के क्या क्या फायदे और टीका ना
मम्मी को कौन सी बीमारी हुई थी? पोलियो की। तो हमें जन्म से बहुत सारे टीके लगवाने चाहिए निर्धारित समय पर। तो आइए जानते हैं टीकाकरण सारणी के बारे में। सबसे पहले जन्म के समय बच्चे को 3 टीके लगाए जाते हैं। इसमें पहला टीका है पोलियो की 0 डोज का, दूसरा है हेपेटाइटिस बी का और तीसरा है BCG जो कि हम देते हैं ट्यूबरक्लोसिस से बचाव के लिए। फिर 6 सप्ताह पर पोलियो की पहली डोज, पेंटावेलेंट जिसमें कि डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस बी और ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस से बचाव के लिए पहली डोज दी जाती है। और तीसरी है रोटा वायरस जो कि बच्चे को दस्त वगैरह हो जाते हैं उससे बचाव के लिए दी जाती है। फिर है 10वें सप्ताह पर पोलियो की दूसरी डोज, पेंटावेलेंट की दूसरी डोज और रोटा वायरस की भी दूसरी डोज दी जाती है। 14वें सप्ताह पर पोलियो की तीसरी डोज और पेंटावेलेंट की भी तीसरी डोज दी जाती है। इसके आगे 16 से 24 माह के बीच में बच्चों को खसरा यानी मीजल या रुबेला की दूसरी डोज, साथ ही साथ DPT की बूस्टर डोज, ओरल पोलियो वैक्सीन की बूस्टर डोज जाती है। इसके अलावा 5 से 6 वर्ष के बच्चों में DPT की दूसरी बूस्टर डोज जाती है। इसके अलावा 10 से 16 साल के 10 वर्ष में और 16 वर्ष में बच्चों को टिटनेस और डिप्थीरिया की वैक्सीन लगती है। इसके अलावा अगर हम प्रेग्नेंट औरतों की बात करें तो उन्हें टोटल 2 वैक्सीन लगती है टिटनेस की। सबसे पहली डोज लगती है जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, जैसे ही माँ को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, सबसे पहले उससे पहली टिटनेस की डोज लगाई जाती है। इसके अलावा उसकी जो दूसरी डोज होती है वो पहली डोज के ठीक 1 महीने बाद लगाई जाती है। इसके अलावा अगर कोई माँ इन 2 डोज लगाने के 3 साल के अंतराल में अगर दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती है तो उन्हें 2 डोज लगाने की जरूरत नहीं होती, उन्हें सिर्फ एक बूस्टर टेटनस बूस्टर की वैक्सीन की जरूरत होती है। टीके लगाने से बच्चे में किसी भी प्रकार के दुष्परिणाम नहीं देखने को मिलते हैं। जहाँ पर इंजेक्शन लगाया जाता है उस जगह पर लालिमा देखने को मिल सकती है, थोड़ा सा दर्द हो सकता है, बच्चे में थोड़ा बहुत बुखार आ सकता है, जिसके लिए आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। इसके अलावा बच्चे में कोई भी दुष्परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं। तो समय समय पर टीका जरूर लगाइए, गर्भवती माएँ भी और उनके बच्चे भी। धन्यवाद। तो हमें उम्मीद है कि मैं अपने सारे टीचर्स, हमारे बर्तवाल सर, अखिलेश सर, अंकित सर, दीपमाला मैम, अलका मैम, गीतांजलि मैम, आप सबने अपना इम्पोर्टेंट टाइम निकाला क्योंकि मैम लोग की भी क्लास होती है कॉलेज में, लेकिन आप सबको एजुकेट करना था तो ये हमारे साथ आए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने पूरे क्लासमेट्स, MSc के सीनियर्स सबको धन्यवाद देती हूँ जिन सबने अपना सहयोग दिया है।